गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी। तो आज हम जितना बाकी था आपका 2022 से जितने भी क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं इन साइंस सेक्शन, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। हम पहले इससे पहले जो कवर हो चुका था, जितना सेक्शन हो चुका था 57 तक हम क्वेश्चंस कवर कर चुके थे। आज 57 के बाद से जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन है दैट ह्यूमन आई फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स। तो ह्यूमन आई जो होती है, हमारी जो ह्यूमन आई होती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट फॉर्म करती है आंखों के किस एरिया में ये ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। जो पिक्चर होती है ना, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज होती है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये होता है पहला क्वेश्चन। आपके पास जैसे आप लोगों को पता होगा, मैं 30 सेकंड आप लोगों को देता हूँ। आप लोग 30 सेकंड में क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं यहाँ पर आंसर बता दूंगा। ठीक है। द ह्यूमन आई फॉर्म इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इट्स। कहाँ पर ह्यूमन आई ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है, जो इमेज है ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करता है, तो दैट इज नोन एज रेटिना, ठीक है। तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, इमेज होता है रेटिना से, ओके। अच्छा, इमेज यहाँ पर याद रखिएगा, जो रेटिना में जो इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगा। रेटिना में जो इमेज होता है वो इन्वर्टेड इमेज होता है, मतलब उल्टा इन्वर्टेड इमेज होता है, पहला चीज। और दूसरी चीज है, जो क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हम कितने करीब से चीज को एकदम क्लियरली देख सकते हैं। उससे करीब लाइए तो हम नहीं देख पाएंगे। तो जो हमारा जो नॉर्मली जो फोकल लेंथ होता है, जो फोकस का लेंथ होता है, हमारा जो फोकस होता है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए जिससे हम उसको क्लियरली विजिबल हो सके, क्लियरली देख पाए, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए इन केस ऑफ इमेज। अच्छा, आंखों से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंखों में जो आंसू होते हैं, जो टीयर होते हैं, ठीक है, जो टीयर ग्लैंड्स होते हैं जहां से टीयर निकलते हैं, जो आंखों से आंसू निकलते हैं, तो उस टीयर ग्लैंड्स का नाम क्या होता है। हमारे जो आंखों से आंसू आते हैं ना, तो आंसू जो होते हैं वो एक ग्लैंड से निकलता है, तो उस ग्लैंड का नाम क्या होता है, उस ग्लैंड का नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। उस ग्लैंड का नाम होता है लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। तो ये आंखों से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, आंखों से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, द डिजीज टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय। तो टाइफॉइड जो होती है वो किसकी वजह से होती है। जी, सबका सही जवाब आया था रेटिना, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए। तो टाइफॉइड जो होती है वो किसकी वजह से होती है, तो टाइफॉइड होती है बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है। द डिजीज टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। अच्छा, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी कहा था, फिर से कह रहा हूं कि डिजीज वाला और जो विटामिन वाला है, ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा, क्योंकि यहां से एक ना एक सवाल बनता ही बनता है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत अच्छे से पढ़ के रखिएगा।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, NaCOH3। ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा को छोड़कर आपको दो और फॉर्मूलास पूछे जा सकते हैं, दो और फॉर्मूलास। एक होता है सोप का फॉर्मूला। ठीक है, सोप कभी कभी पूछा जाता है कि सोप का फॉर्मूला क्या होता है। तो सोप का फॉर्मूला याद रखिएगा, C17H35 COO ये होता है सोप का फॉर्मूला, सोप। अच्छा, सोप को छोड़कर आपको पूछा जा सकता है अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? अल्कोहल का फॉर्मूला, तो अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C5H11OH, C5H11OH। ठीक है, ये होता है अल्कोहल। अच्छा, और अल्कोहल को छोड़कर हमारी बॉडी में जो यूरिया होती है, हमारी बॉडी की यूरिया, हमारी बॉडी की यूरिया अगर पूछा जाए, क्योंकि कभी कभी आपको जब एस्केटरी सिस्टम होता है तो एस्केटरी सिस्टम में कभी कभी पूछा जाता है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2। तो ये तीन फॉर्मूलास आपको थोड़ा सा याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ जो नॉर्मल केमिस्ट्री। ठीक है, आई एम सॉरी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दिया है, आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा गलती मैंने कर दिया है ये वाला पोर्शन पे। ठीक है, C2H5 मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है, C2H5। ओके, अच्छा, यहाँ पर एक चीज ख्याल कीजिएगा, अगर आप कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक चीज ख्याल करना। तो यहाँ पर जो चीजें बन रही है ना, CNH, ये जो चीजें बन रही हैं, कैसे याद रखो, अगर ऐसे याद रहे कि सब सोप ये सब कैसे याद रहे, तो जस्ट एक चीज याद रखिएगा, लास्ट वाला पोर्शन आपको थोड़ा सा याद करना है। ये वाला जो पोर्शन के कितना है हमेशा याद रखिएगा। अगर C, ठीक है, 1 है, ठीक है, C1 है, या C1 नहीं लिखता, मैं थोड़ा सा N लिख देता हूं। C अगर N है तो H हमेशा 2N+1 होगा। ठीक है, इन दिस केस अगर C में N है तो H में हमेशा 2N+1 होगा। ओके, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज। तो वर्टिकल हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है? वर्टिकल हीटिंग मतलब ऐसी जो ऊपर की तरफ हीटिंग होता है ना, ऊपर की तरफ जब हीटिंग होता है तो उस हीटिंग को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, the process of vertical heating of the atmosphere is known as convection। ठीक है, कन्वेक्शन। तो प्रोसेस ऑफ वर्टिकल हीटिंग इज नोन एज कन्वेक्शन। अच्छा, अगर ये तो कन्वेक्शन है, ऑब्वियसली कन्वेक्शन है, बट अगर आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर मान लीजिए ये पूछा जाए
कि मान लो कि मेटल मेटल में मेटल में कौन सा हीटिंग होता है, मेटल में कौन सा हीटिंग होता है। जैसे मान लीजिए बहुत नॉर्मल चीज है, जब आप खाना बनाओगे तो जो कढ़ाई होती है वो गर्म हो जाती है ना। तो खाना का हर जगह पर जो कढ़ाई है हर जगह से गर्म होती है, तो ये जो हर जगह से गर्म होती है इसके साथ कुछ टच करो वो भी गर्म हो जाएगा। तो ये जो हीटिंग होती है ये कौन सी टाइप की हीटिंग होती है, टचिंग टाइप की, इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एक और हीटिंग जो हम यहाँ पर देखेंगे एटमॉस्फेयर में भी होती है, और दूसरी एक और हीटिंग होती है दैट इज नोन एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कहां पर होता है, मोस्टली कन्वेक्शन होता है लिक्विड एंड गैस में, लिक्विड एंड गैस में। जैसे आप कभी देखोगे अगर आप पानी उबालो तो पानी देखना थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उबालने से थोड़ा सा गर्म होने से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो ऐसे पानी होता है, जब मान लो ये पानी है तो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना तो वो ऐसे ऊपर की तरफ जाते हैं फिर से ऐसे नीचे की तरफ आते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। तो लिक्विड में और गैसेस में कन्वेक्शन होता है, और मेटल या फिर सॉलिड में आपको कंडक्शन दिखेगा। और अगर मान लीजिए जो गर्मी फैल रही है या फिर आपका सन रेस से जो हीट आ रही है, जो सन से जो हीट आ रही है वो तो हमको टच नहीं कर रही है, तो सन से जो हीट आ रही है तो दैट इज नोन एज रेडिएशन, ठीक है। तो हीटिंग के नॉर्मली हीट ट्रांसफर के तीन प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ऐसे तीन प्रोसेस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था। चलिए जवाब आना स्टार्ट हो गया है एकदम, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो न्यूट्रॉन होती है तो न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, तो न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया गया था, न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक, ठीक है। न्यूट्रॉन डिस्कवर होता है जेम्स चैडविक इन 1932। 1932 में जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन को डिस्कवर कर देते हैं। इसको छोड़कर जो जो जेजे थॉमसन है, जेजे थॉमसन इन 1897 जेजे थॉमसन डिस्कवर करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर दो पर्सन है, एक का नाम होता है गोल्डस्टीन, एक का नाम होता है अर्नस्ट रदरफोर्ड, ऐसे दो पर्सन होते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया है तो प्रोटॉन डिस्कवरी, डिस्कवरी जो होती है वो किया गया था बाय गोल्डस्टीन। लेकिन जो प्रोटॉन, ये जो नेम दिया गया है, प्रोटॉन का जो नेम दिया गया है, नाम दिया गया है, वो दिया गया है रदरफोर्ड, ठीक है। तो चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन, थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन इन 1875, 1875, ठीक है, 1875। एंड रदरफोर्ड ने डिस्कवर नहीं किया था, बट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम दिया था, ठीक है। अच्छा यहाँ पर अगर मैंने आपको केमिस्ट्री, आप में से कोई है जिसको मैंने केमिस्ट्री पढ़ाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर मॉडल्स का नाम भी बताए थे, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो कि जे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसका नाम क्या है, ठीक है, 30 सेकंड दे रहा हूँ। जे जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल का नाम क्या है। तो जे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल था उसका नाम था पाम पुडिंग, पाम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल। ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं ऑब्वियसली। अच्छा यहाँ पर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की गई है, लेकिन अगर कभी एक
सॉरी, अभी एक वर्ड यूज किया जाए, दैट इज नोन एज पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन, तो पॉजिट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था? पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया गया था बाय कार्ल एंडरसन। ठीक है, कार्ल एंडरसन इन 1932। ठीक है, पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया गया था कार्ल एंडरसन इन 1932। ये इलेक्ट्रॉन का आप बोल सकते हो एंटी पार्टिकल होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन जैसा ही बिहेव करता है, बट उसका जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। पम्प पुडिंग जी। ठीक है, चलिए, ये हुआ। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ। जी, बहुत बढ़िया, सबका बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है, एकदम सही, एकदम सही आंसर आ रहा है। दैट मेट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ वेदर। ठीक है, वेदर, तो मेट्रोलॉजी जो होती है वो वेदर की होती है। इसलिए आप देखिएगा कि जब भी बारिश होने की बात होती है या फिर चीजें कोई बात होती है, तो उसमें हम बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन या इंडियन मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज ने ये कहा है। ठीक है, तो मेट्रोलॉजिकल वर्ड होता है, जुड़ा होता है वेदर के साथ। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पर बोल दूं, एक और वर्ड आता है क्लाइमेट। बहुत सारे लोग ये जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते क्लाइमेट। तो क्लाइमेट असली में होता क्या है? क्लाइमेट होता है 35 इयर्स तक, 35 इयर्स तक अगर किसी का सेम वेदर पैटर्न रहे, सेम वेदर पैटर्न रहे, सेम वेदर पैटर्न रहे, तो उस एरिया को, उस चीज को हम बोलते हैं क्लाइमेट। वेदर पैटर्न का मतलब आज धूप ज्यादा है, कल धूप कम है, ऐसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं। वेदर पैटर्न का मतलब होता है, जैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सबसे पहले गर्मी आएगी, उसके बाद बारिश आएगी, उसके बाद ठंड आएगी, उसके बाद फिर से गर्मी आएगी। तो ऐसे पैटर्न में चलता रहेगा। ये अगर 35 इयर्स तक कहीं पर सेम चलता रहे, तो उस जगह का वो जो पैटर्न है उसको हम बोल देते हैं ये यहाँ की क्लाइमेट है। ठीक है, सबसे अनस्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल क्लाइमेट जो होती है वो होती है ब्रिटेन की। इसलिए ब्रिटेन में आप ब्रिटिश क्लाइमेट कम सुनोगे, ब्रिटिश वेदर ज्यादा सुनोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट होता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज नहीं होती है? ठीक है, बहुत ही, मैंने कहा ना, बहुत ही फेमस टाइप का क्वेश्चन है, और डिजीज से एक ना एक सवाल आता ही आता है। आप कहीं पर भी देखो सवाल आएगा ही आएगा। जी जी, ऑब्वियसली सीएसएल के लिए सब है जी। सीएसएल के लिए है, सीएसएल के बाद के एग्जाम्स के लिए भी है। ठीक है, ये मेनली हम सीएसएल सामने है तो इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएसएल के लिए है। यहाँ पर हर एक एग्जाम आप देखोगे, हर एक एग्जाम का क्वेश्चन लिया गया है, तो जिससे आप लोगों को सब एग्जाम में आपको फायदा मिले, आप जो भी एग्जाम दो। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है सबका, और सबका आंसर एकदम सही सही आ रहा है, बहुत बढ़िया। दैट इज नोन एज चिकन पॉक्स। ठीक है, चिकन पॉक्स। मैंने लास्ट 3-4 क्लासेस में चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स को लेके एकदम रगड़ दिया है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से कौन सा नहीं होता? कॉलेरा, टाइफॉइड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये होता है चिकन पॉक्स जो वायरस से होता है। ठीक है, बाकी तीनों बैक्टीरिया से होते हैं। चल, अच्छा, नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट सोडियम। एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ?
सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बी नहीं है। जी सब आंसर आना स्टार्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। जी, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एकदम सही, बहुत सारे आंसर एकदम सही आ रहे हैं। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब ये जो सोडियम होता है इसको लिखा जाता है Na। ओके, सोडियम को लिखा जाता है Na। बट ये Na क्यों होता है? क्योंकि सोडियम का जो लैटिन नेम होता है वो होता है नेट्रियम। ठीक है, सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड Na। और जो पोटेशियम होता है ना, पोटेशियम का लैटिन नेम होता है कैलियम, तो कैलियम या केलियम, तो इसलिए वहां पर आता है के। ठीक है, सोडियम का होता है ये। अच्छा, सोडियम को छोड़कर एक काम करता हूं, मैं आपको थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है, जो मैं थोड़ा सा लिख के आपको दे देता हूं, जिसे आप लोग इसको याद कर लो। जो एटॉमिक नंबर्स हैं, जो नॉन साइंस हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का था 1। नेक्स्ट होता है हीलियम, हीलियम का होता है 2। नेक्स्ट होता है लिथियम, लिथियम का होता है 3। लिथियम कहां पर यूज होता है? लिथियम होता है जो फोन की बैटरीज होती हैं उसपे। ठीक है, फोन की बैटरीज, साइड में लिख लेना अगर किसी को नहीं पता, लिथियम यूज होता है फोन की बैटरी में। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका कार्बन, कार्बन होता है 6। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, सोडियम 11। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सिलिकॉन, सिलिकॉन बोल रहा हूँ, सॉरी, सिलिकॉन क्यों बोल रहा हूँ। नेक्स्ट सल्फर, सल्फर, सल्फर होता है 16। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आयरन, आयरन 26। ठीक है, अच्छा, कैल्शियम बोलना भूल गया, कैल्शियम 20, आयरन 26। अच्छा, नेक्स्ट कॉपर 29, जिंक 30। नेक्स्ट सिल्वर 47, गोल्ड 79, मर्क्यूरी 80, थोरियम 90, यूरेनियम 93। ठीक है, यूरेनियम 93। तो ये जो चीजें होती हैं, ये कुछ होती हैं जो आपको पूछी जाती हैं, तो ये याद रखो तो बहुत बढ़िया। देखो भाई मेरे, कुछ चीजें हैं जो आपको आइडिया नहीं है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। चुपचाप बैठो, पीरियोडिक टेबल खोलो। पीरियोडिक टेबल में आपको उसके जो कंटेंट है उसमें याद नहीं रखना है। पीरियोडिक टेबल में जो आप रियल वर्ल्ड में देखते हो नॉर्मल, जैसे गैलियम आप रियल वर्ल्ड में देखते नहीं हो। कैल्शियम देखते हैं ना, जिससे हमारी बॉडी बनती है, कैल्शियम हम जानते हैं। या फिर गोल्ड हम देखते हैं, गोल्ड का चेन पहनते हैं। या फिर आपका सिल्वर पहनते हैं। तो ये जो चीजें हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं, सोडियम कहां पर यूज होता है? सोडियम क्लोराइड, ये जो वर्ड आता है सोडियम क्लोराइड, ये होता है नमक। तो सोडियम नमक होता है। क्लोराइड या फिर क्लोरीन अगर की बात करें, मैं क्लोरीन भी आपको बता देता हूं, क्लोरीन होता है 17। ठीक है, तो जितने भी चीजें हम नॉर्मल देखते हैं, उन नॉर्मल चीजों को जो एटॉमिक नंबर्स हैं
उसको याद करना, ठीक है, जो नॉर्मल चीजें हम देखते हैं उसका एटॉमिक नंबर याद करो, ऐसा नहीं कि सबका एटॉमिक नंबर याद करना है, ठीक है। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होता है एक्सरे किसने डिस्कवर किया था। एक्सरे बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो एक्सरे किसने डिस्कवर किया था। एक्सरे डिस्कवर किया गया था बाय विलियम रॉन्टजेन, ठीक है। एक्सरे डिस्कवर किया गया था बाय विलियम रॉन्टजेन। सबका सवाल सही आ रहा है ना जी, एकदम सी, सबका सवाल बढ़िया आ रहा है, विलियम रॉन्टजेन। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीजें जान लो, बाकी चीजें जो छोटी इनके नाम के बारे में जान लो। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल ने डिस्कवर किया था डायनामाइट, डायनामाइट, ठीक है। और ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर ही दिया जाता है अल्फ्रेड, नो सॉरी, नोबेल प्राइज। डायनामाइट आविष्कार किया था। अच्छा, विलियम हार्वी, विलियम हार्वी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विलियम हार्वी हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है, विलियम हार्वी ने हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको डिस्कवर किया था कि ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, बताया था ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। आपका कौन से वेंट्रिकल से कौन से एट्रियम में जाता है, एट्रियम से ऑर्टा में जाता है, ऑर्टा से नॉर्मल आर्टरीज में जाती है, उससे वेन्स पे जाते हैं, वेन से वेना कावा में जाता है, जितना भी होता है ये उन्होंने वो कहा था। एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कुछ टर्म्स यूज किए थे, टर्म्स जो हम जानते हैं आज, जैसे बैटरी, बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब जो वर्ड्स होते हैं ना, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किए थे। और बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है, दैट इज नोन एज काइट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत ही फेमस। तो काइट एक्सपेरिमेंट से क्या होता है, काइट एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कहा था, उसके बाद उन्होंने डिस्कवर नहीं किया था, उसके बाद पर्सन ने डिस्कवर किया था, बट उन्होंने ये चीज थ्योरी में कहा था कि जो हमारी लाइटनिंग है ना, जो लाइटनिंग होती है, गिरती है लाइटनिंग, तो लाइटनिंग भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, लाइटनिंग में भी इलेक्ट्रिसिटी होता है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। और जो यूएस डॉलर होता है, जो नॉर्मल आप यूएस डॉलर देखते हो, यूएस डॉलर नॉर्मल होता है, तो यूएस डॉलर में जिनका फोटो लगा होता है वो होता है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है। यूएस डॉलर पे फोटो भी बेंजामिन फ्रैंकलिन का होता है, ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, ठीक है, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वाशिंगटन, ये सब लोग आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट होता है, सॉरी, नेक्स्ट होता है, ये वाला तो बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये वाला तो बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको 3-4 दिन से मैं ये मैंने कराया है कि एंथ्रैक्स किसने डिस्कवर किया था, एंथ्रैक्स की वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, तो ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो इसमें हम ज्यादा जाते नहीं है, मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। यहाँ पर होता है रॉबर्ट कोच, ठीक है। एंथ्रैक्स जब भी जोड़ा हुआ क्वेश्चन आएगा, रॉबर्ट कोच, तो रॉबर्ट कोच ने क्या क्या किया था,
रॉबर्ट कोच मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, फिर से बता देता हूं। एंथ्रैक्स, टाइफॉइड एंड टीबी, ये तीनों ही रॉबर्ट कोच ने डिस्कवर किया था। ठीक है, एंथ्रैक्स, टाइफॉइड, टीबी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। रोनाल्ड रॉस, मलेरिया। ये ऑलरेडी मैं आपको पिछले वाले जितने भी क्लासेस हुए हैं वहां पर मैंने अच्छे से डिस्कवर करके बोल के रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, एक सवाल था कि डीएनए किसने डिस्कवर किया था। डीएनए डिस्कवर किया गया है भाई मेसा। ठीक है, फ्रेडरिक मेसा एक पर्सन थे, फ्रेडरिक मेसर, तो उन्होंने डीएनए एंड आरएनए दोनों को ही डिस्कवर उन्होंने किया है। ठीक है, फ्रेडरिक मेसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस कोविड-19 वैक्सीन कॉल्ड कोवैक्सीन इज डेवलप्ड बाय। ये भी क्वेश्चन मैंने पोल के रखा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मैंने कंटिन्यूस बोल के रखा हुआ है, तो इसमें ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं। तो कोवैक्सीन किसने डिस्कवर किया था? दैट इज भारत बायोटेक। कोवैक्सीन भारत बायोटेक। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बोल के बहुत ये सब रखा हुआ है। जी, मैंने पिछले क्लास अगर देखोगे तो सब कुछ मैंने बोल के रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज्यादा उतना टाइम मैंने नहीं दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1। ये वाला बताइए थोड़ा सा। ये वाला आप लोग सही बताओगे, मुझे आशा है, एकदम भरोसा है, लेकिन फिर भी बताओ। ठीक है, सबका सब आ रहा है, टी सी सी एकदम। जी, तो नॉर्मल क्या है कि द केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी1 इज थायामिन। ठीक है, थायामिन। देखो विटामिन की जब बात होती है ना, तो जब मैंने क्या कहा था कि विटामिन से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब बी कॉम्प्लेक्स जो है बी1, बी1 होता है आपका थायामिन। ठीक है, ठीक है। बी2, बी2 होता है रिवोफ्लाविन, रिवोफ्लाविन। बी3, बी3 होता है ये वाला नियासिन, नियासिन। सब आपको याद नहीं रखना होता है। बी5, बी5 होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, बी9 याद रखना, बी9 होता है फॉलिक एसिड। एंड बी12 होता है कोबालोमिन। ठीक है, कोबालोमिन। तो ये बी कॉम्प्लेक्स है। इससे पहले मैंने क्लासेस में आपको ए रेटिनॉल, बी, बी तो कॉम्प्लेक्स है, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी कैल्सीफेरॉल, ई टोकोफेरॉल, के फाइलोक्विनोन। तो ये सब मैंने बता के रखा है, आप वो भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा डिजीज है जो वायरस से नहीं होता। इसमें से मैक्सिमम वायरस से है, सिर्फ एक डिजीज है जो वायरस से नहीं होता। कौन सा डिजीज है जो वायरस से नहीं होता? ये भी आप लोग बोल दोगे मुझे ऐसा लगता है। जी ये एक थ्योरी है, एकदम सही है कि लाइटनिंग को अगर आप स्टोर कर पाओ, लाइटनिंग को स्टोर कर पाओ, तो जितना उसमें एनर्जी है, जितना वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उस एनर्जी से आप बहुत टाइम तक इलेक्ट्रिसिटी यूज कर सकते हो। ये थ्योरी है, एकदम सही है थ्योरी। बट उस लाइटनिंग को स्टोर करने के लिए उतना जो पावर, जो वाट का जो एनर्जी होती है ना, उसको स्टोर करने के लिए ऐसी कोई मशीन अर्थ में है ही नहीं कि उसको स्टोर कर पाए। हम नॉर्मली मैक्सिमम क्या करते हैं, हम मैक्सिमम कर सकते हैं उसको डाइवर्ट करते हैं, ऊपर से नीचे तक डाइवर्ट करते हैं, बट उसको स्टोर करने का जो मैकेनिज्म है वो अभी तक अर्थ में हुई नहीं है। ठीक है, ये सही है, जो आपने कहा है सही है। ठीक है, एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉट बाय वायरस। तो यहाँ पर 3 वायरस है, पोलियो वायरस, ठीक है, चिकन पॉक्स, मीसल्स, एंड जो नहीं होता दैट इज नोन एज ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एकदम सही जवाब, बहुत सारे सभी सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट होता है व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च बेस। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, चलो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट परमानेंट अंटार्कटिक रिसर्च बेस, दैट इज नोन एज दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अंटार्कटिक का मतलब क्या होता है? ये जो अंटार्कटिक होता है, अंटार्कटिक का मतलब होता है साउथ पोल। ठीक है, तो नॉर्थ पोल होता है आर्कटिक, आर्कटिक इज नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल में फेमस है पोलर बेयर, पोलर बेयर। अंटार्कटिक इज साउथ पोल, इसमें फेमस होते हैं पेंगुइन। सील दोनों में ही मिलता है, जो सील होता है ना, ये दोनों में ही मिलता है। अब मजेदार बात ये है कि नॉर्थ पोल में सील को खाया जाता है बाय पोलर बेयर, वो उधर विक्टिम है। साउथ पोल में सील हंटर है, पेंगुइन को खाता है। ठीक है, एक सील हंटर है, एक सील। ठीक है, और साउथ पोल में आपको पेंगुइन, सील तो है ही, पेंगुइन को छोड़कर आपको मिलेगा क्या? ऑर्का। पेंगुइन को छोड़कर मिलेगा ऑर्का, और पोलर बेयर को छोड़कर यहां पर मिलेगा वॉलरस। ठीक है, एनिमल्स की बात कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन तो या ये क्वेश्चन तो हिस्ट्री का है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी है। आंसर बता देता हूँ, दादा भाई नौरोजी है, तो हिस्ट्री का है क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है कि वो सुन पाता है? ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होती, कितनी होती है? अब लोग आंसर दीजिए, मैं बता देता हूं। अगर आप बिलो 20 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी, तब हम इसको सुन नहीं पाते, इसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर ओवर ओवर 20,000 हर्ट्ज है, तो इसको भी हम सुन नहीं पाते, दिस इज नोन एज अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक। तो इसके बीच में फ्रॉम 20 to 20,000 हर्ट्ज जो होती है, वो ह्यूमन ईयर सुन पाता है, जिसको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड। तो यहाँ पर ऑडिबल साउंड का रेंज कितना है? दैट इज 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, ऑडिबल साउंड का रेंज होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है।
जी। तो यहाँ तक जितने भी सवाल रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं इन टर्म्स ऑफ साइंस, यहाँ पर सभी हमने कवर कर लिया है। आपने क्वेश्चन में देखा होगा मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो विटामिन और डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो विटामिन डिजीज से क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद हम कल शायद फिर से हिस्ट्री का नया पोर्शन लाएंगे या फिर दूसरा सब्जेक्ट भी ला सकते हैं। तो जितना हो सके आप लोग अपने हिसाब से पढ़ते रहिए, और ये वाला अगर सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे। अगर कोई इशू हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी बताइएगा, जिससे मैं इसको और भी अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके कर सकूं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच। और अगर किसी को कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट देता हूँ, एक बार पूछ लीजिए, उसके बाद हम इसको आज के लिए स्टॉप कर देंगे। जी, कल हिस्ट्री होगा। कल हिस्ट्री होगा।